डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के जेल जाने के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में उसके चेलों ने जो कोहराम मचाया वो अब ठंडा पड़ने लगा है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान हालात पर नजर रखे हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राम रहीम के डेरों को सील किया जा रहा है। राम रहीम के चेलों ने उसको जिस गुनाह से बचाने के लिए इतना फसाद किया, उस गुनाह का पूरा दस्तावेज इंडिया न्यूज के पास है। इंडिया न्यूज के पास सीबीआई की वो पूरी चार्जशीट है जिससे कोर्ट में ये साबित हुआ कि राम रहीम ने सिरसा के डेरे में एक गुफा बना रखी थी जहां पर वो साधियों का रेप करता था। पहली बार आप राम रहीम के खिलाफ रेप केस की पूरी चार्जशीट देख रहे हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने यह खुलासा कोर्ट के सामने किया था कि राम रहीम के डेरे में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल थे जहां पर 130 के करीब लड़कियां रहती थी। सीबीआई ने उनमें से 24 लड़कियों की पहचान की जिन्होंने डेरा छोड़ दिया था। इन 24 में से 3 लड़कियां रेप केस की सीबीआई जांच के दौरान डेरे में वापस लौट गई, जबकि 3 का पता नहीं चला। 18 लड़कियों से सीबीआई ने बयान लिए जिनमें से कुछ लड़कियों ने साफ साफ कहा कि राम रहीम, उसके डेरे के मैनेजर और चेले बेहद खूंखार हैं। लड़कियों ने उनके डर के मारे सीबीआई के सामने बयान दर्ज कराने से इंकार कर दिया। सीबीआई ने बड़ी मुश्किल से 2 लड़कियों को ढूंढा जिन्होंने डेरे की गुप्त गुफा में राम रहीम की करतूतों का भांडा फोड़ दिया। इन लड़कियों में से एक ने बयान दिया था कि राम रहीम ने पहली बार 28 से 29 अगस्त 1999 को उसके साथ गुफा के अंदर रेप किया। पीड़िता का कहना था कि वो रेप के बाद डेरे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी भतीजियों उसके पढ़ाई के डर से वो वहां पर रह गई। भतीजियों की सुरक्षा और भविष्य बचाने की खातिर वो डेरे में रहने के लिए मजबूर थी। 4-5 महीने बाद राम रहीम ने उसे फिर से जबरन गुफा में बुलाया और उसका रेप किया। भतीजियों की पढ़ाई पूरी होते ही उस पीड़िता ने डेरा छोड़ दिया। पीड़िता ने अपना यही बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराया था। उसने दावा किया था कि डेरे की अपनी गुफा में राम रहीम ने कम से कम 40 से 45 साथियों का रेप किया। इस बीच सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से हरियाणा पुलिस ने राम रहीम के डेरों को सील करना शुरू कर दिया है। सिरसा में करीब 700 एकड़ में फैले राम रहीम के डेरे के हेडक्वार्टर को भी सील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिरसा के इसी डेरे में राम रहीम की वो गुफा भी है जहां पर साधियों का रेप हुआ। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राम रहीम के डेरों को जब्त किया जाए, उनकी नीलामी की जाए और राम रहीम के चेलों ने सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई नीलामी की रकम से ही की जाए। जो हर प्रकार का डैमेज है, इंक्लूडिंग विशेष तौर पर जो डैमेज टू व्हीकल्स है जिनके कि या तो किसी का वाहन जलाया गया या वाहन को डैमेज हुआ, उसके लिए जैसे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, एक स्पेशल हम पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं जिसपे कि जो भी व्यक्ति है या जो भी संस्था है, मीडिया की संस्थाओं के कुछ वाहनों का की क्षति हुई है वो भी अपना क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स व्यक्तियों के जो नुकसान हुआ है वो भी अपना क्लेम दावा वहां पे दायर कर सकते हैं और उसकी पूरी 100% भरपाई जो है 100% कॉम्पेंसेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय दी। इस पूरे मामले को 15 साल के करीब लग गया खिंचते खिंचते। हमारे पास ये चार्जशीट की कॉपी है जिसमें कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है राम रहीम के खिलाफ, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हम नहीं चाहते जो इस मामले में पीड़िता हैं उनकी आइडेंटिटी उजागर हो, ना ही हम ये चाहते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा हो। इसलिए हम उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको देंगे जितनी जरूरी है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जवाहर यादव जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट आर.के. कपूर साहब जुड़ रहे हैं। रणवीर शर्मा जो कि एक्स आईजी हैं हरियाणा पुलिस, वो जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा जुड़ रहे हैं। रवि, 1990 में डेरा प्रमुख बने थे बाबा राम रहीम। मई 2002 में ये पहली कंप्लेंट पहुंची जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिसके बाद एक इसको बहुत कोशिश की गई दबाने की, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। जाहिर तौर पर अगर वो जो गुमनाम एक कंप्लेंट जो घूम रही थी मार्केट के अंदर,
उसी से तनाव पैदा हुआ था डेरा के अंदर। पहली बार अगर राम रहीम को दहशत का एहसास हुआ था तो वो उसी शिकायत से हुआ था, और जिसका शक उसने जाहिर किया था उस मकतूल पर, जिसके संबंध में अभी भी केस चल रहा है। नाम हम उसका जाहिर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ आइडेंटिटीज हमें छिपा कर रखनी है, कुछ लोगों की जान को खतरा हो सकता है इससे। लेकिन वही खत जब पहुंचता है पीएमओ तो उसके बाद बात निकलती है, हाईकोर्ट तक पहुंचती है, और हाईकोर्ट से जब जांच सीबीआई को मार्क होती है और चीजें जब सामने आती हैं तो हैरत अंगेज खुलासे होते हैं जो इस चार्जशीट में लिखे हुए हैं। सकते में आ सकता है कोई भी इस चार्जशीट को पढ़ने के बाद। जी बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में एक और दूसरा मामला है वो भी चल रहा है, एक मर्डर का केस चल रहा है, दूसरे भी मर्डर का केस चल रहा है। ऐसे में रवि हम चाहेंगे अपने दर्शकों को ज्यादा डिटेल्स ना दें, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मई 2002 में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कंप्लेंट पहुंचती है और पहला मर्डर जो होता है वो जुलाई में हो जाता है, यानी कि 3 महीने में इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश शुरू हो जाती है और मर्डर भी हो जाता है। इसमें और भी क्लोज अगर हम जाए तो देखें 1 जुलाई 2002 को बहुत एक खास शख्स जो कि गवाह है इस पूरे मामले में, उसके साथ मकतूल की बात होती है। मरने वाला कहता है कि मुझे डेरे से धमकाया गया है, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। वो नाम बताता है उन लोगों के कि ये तमाम लोग थे, और उन्होंने बताया था कि राम रहीम ने कहा है कि उसे जान से मार दिया जाएगा। और 10 जुलाई को यानी ठीक 9 दिन बाद वो शख्स मारा जाता है। ये अपने आप, और ये 164 के बयान में दर्ज है, ये अपने आप में एक अहम जो है सबूत यहां पर निकल कर आ रहा है इस चार्जशीट से। तो जो ये रेप का मामला है जिसमें दोषी करार हुए हैं राम रहीम, सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, ऐसा साफ साफ इशारा इस चार्जशीट से मिलता है कि हत्या के मामले में भी उन पर तलवार पूरी तरह से सख्त। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास आऊंगी, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि किस तरह से पुलिस ने, सीबीआई ने इस मामले में अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की, क्योंकि ये ब्लाइंड केस था, एनोनिमस लेटर था रवि। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इतना डरा के, इतना धमका के रखा गया था इन बच्चियों को, लड़कियों को, जो बाकायदा सीबीआई की इस चार्जशीट में साफ होता है। किस तरह से एक एक करके संक्षेप में हमें बताएं कि पुलिस उन गवाहों तक पहुंची जिन्होंने इसमें गवाही में माना कि लगातार बलात्कारी है राम रहीम। देखिए, कुल 130 लड़कियां हॉस्टल में रहा करती थी, इसका पता लग गया था पुलिस और सीबीआई को। लेकिन इसके बाद जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, करीब 30 ऐसी लड़कियों तक वो पहुंचे जो कि विक्टिम थी, मगर ज्यादातर बोलने को तैयार नहीं थी क्योंकि इस दरमियान एक कत्ल हो चुका था, और वो कत्ल इसी बात को लेकर हुआ था कि राज खुलने ना पाए। लेकिन 2 लड़कियां ऐसी सामने आई जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया, जिन्होंने करेज दिखाई कि वो सच को सामने लाएंगी और इस एक गोरख धंधे को जो लंबे वक्त से चल रहा है धर्म के नाम पर, उसे रोकेंगी। वो सामने आई, उन्होंने 164 के बयान दिए। उन 164 के बयान के आधार पर ही ये मामला आज इस मकाम तक पहुंचा है। एक हैरानी की बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 28 अगस्त 1999 को जो पीड़िता है उसका बलात्कार हुआ था, और 28 अगस्त को ही फैसला सुनाने जा रही है अदालत। तो कुदरत ने एक तरह से कहें तो आंचल इंसाफ कर दिया है। बिल्कुल। जवाहर यादव जी खुद 2005 में 3 लिस्टें डेरा के मैनेजर ने सौंपी थी। ये मामला अदालत में चल रहा था। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामी नहीं रही है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं मिलती रही है कि 130 और महिलाएं हो सकती थी जिनसे पूछताछ हो सकती थी, और आज की तारीख में भी उनको संरक्षण काउंसलिंग की जरूरत है। क्या कर रही है सरकार? आप जिन समय की चर्चा कर रहे हैं वो समय हमारा कार्यकाल नहीं है। अक्टूबर 2014 में हम आए, उससे पहले सब विषयों पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अपना काम कर रही थी, और ये केस सीबीआई में चला गया था, न्यायालय में चला गया था। तो उसमें हमारे लिए कुछ करने को था। जो एजेंसी है वो अपना इस पर काम कर रही थी, तो हमारे इस पर नहीं। और हमारी सरकार में जैसे ही माननीय न्यायालय ने इनके विरुद्ध निर्णय दिया तो हमने तो अपना काम किया, बगैर किसी दबाव में, बगैर किसी प्रेशर ग्रुप को मानते हुए। अगर पंचकुला में ये भीड़ थी तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि लोग कहते हैं कि राजनीतिक साठगांठ है। अगर राजनीतिक साठगांठ होती तो हम उस निर्णय के साथ खड़े नहीं होते। हमने हर हालत में, हर परिस्थिति में कानून को तोड़ने वाले लोगों पर कानून ने अपना काम किया, कठोर से कठोर निर्णय लिए, और उसके कारण पंचकुला में अनेकों लोग आहत हुए, कुछ लोग मृत्यु भी प्राप्त हुई।
तो हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी उनके राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक दबाव के लिए, हमारा पहले दिन से देखिए जवाहर यादव जी, ये बातें हाईकोर्ट कह रहा है, हम खुद एलिगेशन इस स्टेज पे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो हमारे हाथ में चार्जशीट है ना, इसमें वो खुलासे हैं जो शायद अगर आप पढ़ लें तो आपके होश उड़ जाएं। हम बहुत सारी डिटेल्स अपने दर्शकों को नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, लेकिन सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि अब क्योंकि ये साफ हो चुका है कि ये एक दो महिलाएं नहीं, और भी महिलाएं हो सकती हैं जो राम रहीम का शिकार हुई। आप काउंसलिंग के लिए और क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। देखिए, हमारी सरकार के समय कोर्ट ने ये हिदायत दी कि वहां जाकर चेक किया जाए, अधिकारी वहां जाएंगे, तो हमारे कार्यकाल में अधिकारी डेरा से जो सच्चा सौदा का सिरसा में जो मुख्य कार्यालय है वहां पर भी जाकर उनको जो करना चाहिए था गई। उसके अलावा वहां कुछ बच्चियों का, यानी आपने सब कुछ कर लिया, आप कुछ करने के लायक नहीं रहा है। आपने सब कुछ कर लिया सर, और कुछ करने के लिए लायक रहा है। बात सुन लीजिए, आप बात सुनिए, मेरा निवेदन है, बात सुन लीजिए। इसमें जब किसी इन्वेस्टिगेशन सेंटर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सेंटर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई उसमें लगातार काम कर रही है। और हमने क्या एहतियात रखी है, 10 सेकंड और दीजिए। जब ये घटना ऐसी घटी थी, इसी बीच हमारी राज्य बाल अधिकार आयोग सर, आज हाईकोर्ट ने कहा कि आपने सिचुएशन में सरेंडर कर दिया और हाथ खड़े कर दिए, और आप अभी भी इस शो में हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर शर्मा जी, सरकार तो कह रही है कि हमने जो करना था इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने करना था, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है जवाहर यादव जी, हम आएंगे इस पे, हम आएंगे, और भी पहलू है चर्चा के लिए। इसमें जो डर, वो लड़कियां जिस तरह से थर थर कांप रही थी, उन्होंने सीबीआई के सामने खुलासे किए। उन्होंने कहा हमारी जान को खतरा है, लेकिन हम मैरिड हैं, सेटल्ड हैं, हमारी शादियां हो चुकी हैं, हमारे परिवार तहस नहस हो जाएंगे, और डर के मारे वो सामने नहीं आई। लेकिन अब क्या होगा इस केस के अंदर, और क्या होना चाहिए, क्योंकि जवाहर यादव जी बोल रहे हैं कि उन्होंने जितना करना था कर दिया है। 2019 से 18 साल के, मैंने ऐसा नहीं कहा, 18 साल के बाद आज उन हमारी 2 बेटियों के साथ एक इंसाफ हुआ। हम ये मान रहे हैं कि भी आगे सजा कोर्ट ने सुनानी, वो कितने साल की सुनाती है, लेकिन सजा तो सुनिश्चित है कि सजा तो अब होगी। सजा के साथ जो क्वांटम ऑफ सजा है, पनिशमेंट है, वो ऐसे केसेस के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना घिनौना अपराध एक संत की वेशभूषा में या संत की परिभाषा में हुआ है, तो हमारे धार्मिक जो आस्थाएं हैं हमारे लोगों की, जिन्होंने उनको एक भगवान के रूप में माना और उन्होंने ऐसे घिनौने जो काम किए, वो बहुत ही दुखद है। मतलब सारा ही देश दुखद है, जितने भी सभी लोग इस बात पे शर्मिंदा हैं कि भी एक संत रहते हुए उन्होंने ऐसे घिनौने कार्य किए जो आज कोर्ट में प्रूव हो गए। और अब तो सोचने वाली बात है कि जो हमारे भगत लोग भी वो हैं, कल भी ऐसे राजनीतिक बयान आ रहे थे, अभी करोड़ों लोग जो है ना उनके भगत है। भाई, करोड़ों लोगों को अगर एक बहका दिया जाए, एक हिप्नोटाइज कर दिया जाए कि मैं ही भगवान हूं और मैं ही सब कुछ ठीक कर रहा हूं, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। अब तो हमें उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि उस हिप्नोटाइज सिस्टम में ना आए वो। रवि, 133 के करीब लड़कियां थी जिसकी लिस्ट जो साध्वियां बन के रही, खुद डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर ने सीबीआई को सौंपी। इसके बाद सीबीआई ने किस तरह से नैरो डाउन किया और इन विक्टिम्स तक पहुंची, क्योंकि एक ब्लाइंड केस था, उनके पास सिर्फ एक एनोनिमस लेटर था। देखिए, सबसे पहले तो उन लड़कियों को पॉइंट आउट किया गया जिन्होंने एक गिवन पीरियड में जो आश्रम है, डेरा है, उसको छोड़ा था। छोड़ने की वजह क्या रही थी, यहां से पड़ताल शुरू हुई थी। ज्यादातर लड़कियों ने अपने बयान नहीं दिए, लेकिन बताया जरूर कि उनके साथ क्या कुछ गुजरी थी, वहां पर किस तरह का माहौल था, किस तरह से वहां पर कुछ जो डेरे के पुरानी अनुयायी थी महिलाएं, वो प्रोवाइड कराया करती थी एक तरह से, और रात के समय में किस तरह से ड्यूटी लगती थी संतरी की बाकायदा बाबा की गुफा के बाहर, और बाबा कभी भी लड़की को फिर अंदर बुला लिया करते थे। जब अंदर से निकलती थी लड़कियां तो वो रोती हुई होती थी, अक्सर गालियां दे रही होती थी बाबा को। ये तमाम चीजें इस चार्जशीट में लिखी हुई हैं। तो उन तमाम लड़कियों की हैं, तो उन तमाम लड़कियों को जीरो डाउन किया गया एक एक करके, और
इसमें बेतोड़ कोशिश की गई होगी, जी जान लगाई गई होगी सीबीआई की तरफ से, क्योंकि लड़कियां बिल्कुल सामने आने को तैयार नहीं थी। डेरा छोड़ने के बाद ज्यादातर की शादियां हो गई थी, वो अपने परिवार में सेटल हो चुकी थी, वो इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी। और ऐसे में दो गवाहों को सामने लेकर आना, दो पीड़ितों को, विक्टिमों को लेकर आना सामने और उनसे बयान ले पाना, अपने आप में ये काबिल तारीफ एक काम है जो सीबीआई ने किया है। और फिर इसको प्रूव करना इतने लंबे समय के बाद अपने आप में आंचल, ये एक शानदार इन्वेस्टिगेशन का नमूना है। जो प्राइम विक्टिम थी इस मामले में, उसने बताया और अपनी आप बीती सुनाई, पहले चिट्ठी के जरिए और उसके बाद जब उसने डिस्क्राइब किया। हमारे पास नाम है, हम फिर से बताएंगे कि हम वो नाम नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने तमाम साथियों के नाम लिए कि किसी ने गाली दी, कोई रोते हुए निकलती थी, और किसी ने बिल्कुल हताशा में सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भाग गई, किसी ने गाली निकाली। इस तरह के एक्सपीरियंसेस सामने आए। रवि जी बिल्कुल, इन तमाम लड़कियों से जिन्होंने भले ही जो इस केस का हिस्सा नहीं है, जिनके बयान बाकायदा नहीं इस केस में मौजूद हैं, लेकिन सीबीआई ने हमारे सोर्सेज के मुताबिक उनसे बात की है, पूरा सच जाना है उनसे, और तब जाकर पता चला कि आखिर कौन वो दो लड़कियां हो सकती है जो शायद बोल दें। और क्योंकि एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है इस केस का जो बताया नहीं जा सकता। एक महिला ने तो खुद बताया कि उसने डिवोर्स के डर से, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, बच्चा था, डिवोर्स के डर से उसने बात कबूल ली कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन रिकॉर्ड पर आने से मना कर दिया। जी, ऐसा बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, इसीलिए सिर्फ 2 केसेस तक सीबीआई पहुंच पाई जो कि बयान देने को तैयार हुए, वो भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, जिस तरह से जो साक्ष्य थे उनको एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया गया, उसके बाद ये मामला पूरी तरह से अदालत में साबित हो चुका है। और जिस तरह से ये मामला साबित हुआ है, उससे लगता है कि इस मामले में सख्त से सख्त सजा होने जा रही है। जो 18 लड़कियां थी, मैं आऊंगी कपूर जी आपके पास भी, लेकिन जो 18 लड़कियों को नैरो डाउन किया, और सबसे बड़ी उसकी वजह यह थी कि ये 18 लड़कियां छोड़कर गई थी, 24 छोड़कर गई थी, लेकिन 18 लड़कियों के एड्रेसेस मिले और उनको ट्रैक कर पाई सीबीआई। उन सबने एक बात कबूली कि इतना ज्यादा डरा के धमका के उन्हें रखा जाता है, उनको अपनी जान का डर है कि मुंह खोला तो उन्हें मार दिया जाएगा। और यह साबित होता है इस बात से कि पहली जो हत्या का आरोप लगा वो 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही ये लेटर सामने आया, और इसका इस चार्जशीट से बहुत गहरा ताल्लुक है कि जैसे ही ये चिट्ठी सामने आई, 3 महीनों के अंदर एक शख्स की हत्या हो जाती है। ये अपने आप में इनफ ऑफ मोटिव है रवि, अगर देखा जाए तो। जी बिल्कुल, मैं बार बार इसी बात पर फोकस करना चाह रहा हूं कि ये जो केस है सिर्फ बलात्कार के मामले में सजा नहीं होने जा रही है, वो दोषी करार नहीं हुए हैं। राम रहीम के लिए असल मुसीबत इसी फैसले से निकलेगी, क्योंकि इसी फैसले से एक राह जो है वो हत्या के अक्यूज होने की तरफ जाएगी, क्योंकि ये मामला उस मामले के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध रखता है, बहुत ही नजदीकी ताल्लुक रखता है, और करीब करीब साफ है यहां पर शीशे की तरह चीजें इस मामले में। कपूर जी, मुझे ये बताएं आप कि अब इस मामले में सरकार तो बोल रही है कि उसे जो करते बनता था तो वो किया। एक मामले के अंदर तो अभी 2 मामलों के अंदर देखा जाए तो 28 अगस्त को सजा का ऐलान है, लेकिन अपने आप में ये कच्चा चिट्ठा काफी है कि और भी परतें अभी खुल सकती हैं। ऐसे में जो बाकी के मर्डर के केसेस, 2 और मर्डर के केसेस चल रहे हैं, उन पर इस फैसले का क्या असर होगा? देखिए, जहां तक क्रिमिनल केसेस हैं, हर एक क्रिमिनल केस इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें चार्जशीट कौन सी फाइल हुई है, कैसे फाइल हुई है, और चार्जशीट के साथ जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है। अभी हम अपने आप को सिर्फ उन 2 केसेस में रिस्ट्रिक्ट करेंगे जिसमें ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुकी है। वो बात अलग है कि इन केसेस का दूसरे केसेस पे असर होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है कि उन केसेस में जो एविडेंस आता है वो एविडेंस इंडिपेंडेंटली उन केसेस के अंतर्गत ही देखा जाएगा। लेकिन मोटिव यहीं से है, हम यही बार बार कह रहे हैं, मोटिव यहीं से। विपिन, एक लाइन में बस आपसे जानना चाहूंगी, मोटिव जो हत्याओं के केसेस चल रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से होती है, कितना असर आपको लगता है उस पर पड़ेगा? देखिए, मोटिव का मैं विपिन के पास जाना चाहूंगी हमारे। जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये अब पंचकुला की सीबीआई अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया है, अब जो बाकी के याचिकाकर्ता हैं जिनके परिवार डेरा की वजह से या फिर गुरमीत राम रहीम की वजह से सफर किए, परिवार तबाह हुए, उनको एक उम्मीद जरूर जगी है कि अब इंसाफ जो है उन्हें जल्द मिलेगा। ऐसे में पत्रकार छत्रपति की हत्या का भी मामला है, उसमें भी फाइनल हियरिंग्स चल रही है, उस परिवार को भी उम्मीद जगी है। अब देखना यही होगा कि इस कन्विक्शन का असर उस पर क्या पड़ता है, क्या जो है उन जजमेंट्स पर भी कोई प्रभाव देखने को मिलता है या नहीं। बिल्कुल, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और जितने लोगों ने भी जमीन पर फसाद मचाया कल गुंडई की डेरा समर्थकों ने, उनको शायद एक बारी ये चार्जशीट देख लेनी चाहिए थी, तब उन्हें पता लगता कि अंधभक्ति क्या होती है। हमारे साथ जुड़ने के